हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। यहाँ सब लोग आप लोग का यूपी बीएड का जो एंट्रेंस एग्जाम होने वाला है, तो जो बच्चे कॉमर्स से हैं आप प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपका एग्जाम बहुत ही करीब है, तो अगर आपकी प्रिपरेशन तो कंप्लीट हो ही गई होगी, लेकिन इसके लिए प्रैक्टिस सेट आप लोग को चाहिए, जो कि मैं आप लोग को प्रोवाइड करा रही थी। तो अगर आपने प्रीवियस की वीडियोस नहीं देखी तो जरूर से देख लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वहां पर भी, और आज की वीडियो में भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। टोटल रिटर्न अकाउंट इज प्रिपेयर टू नो, कुल देनदार खाता बनाया जाता है, यानी कि जो टोटल रिटर्न अकाउंट तैयार किया जाता है क्या जानने के लिए, किस लिए बनाया जाता है? क्रेडिट परचेज के लिए, उधार क्रय को ज्ञात करने के लिए, क्रेडिट सेल उधार विक्रय को ज्ञात करने के लिए, क्रेडिट या फिर कैश सेल नगद विक्रय को ज्ञात करने के लिए, नन ऑफ द अबव में से कोई नहीं। तो यहाँ पर रिटर्न कब बनते हैं? जब आपने जो सेल करी होती है, यानी कि जो आपने बिक्री करी होती है वो उधार की होती है, क्रेडिट पे करी होती है, उधार करने की वजह से आपके रिटर्न बनते हैं, जो कि क्या हो जाते हैं? रिटर्न होते हैं आपके करंट एसेट हो जाते हैं। तो क्या होगा कि किस चीज को जानने के लिए? क्रेडिट सेल को जानने के लिए कि आपकी उधार बिक्री क्या है, उसको जानने के लिए आप क्या करते हैं? टोटल डेटा अकाउंट को प्रिपेयर करते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, on seizure of goods by the hire vendor, the balance of the asset account transfer to, क्रय विक्रेता द्वारा माल की जब्ती पर संपत्ति खाते के शेष को हस्तांतरित किया जाता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लाभानी खाते में, हायर वेंडर अकाउंट क्रय विक्रेता खाते में, गुड्स रिपोजिट अकाउंट माल वापसी खाते में, या फिर इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्रय विक्रेता द्वारा माल की जब्ती पर, यानी कि जो भी सेलर होता है, जो हायर वेंडर है, आपने हायर परचेज या फिर जो इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम है, दो चीजें रहती हैं इसमें। यहाँ पर हायर परचेज की बात हो रही है, तो वहां पर अगर जो विक्रेता है, वेंडर है, उसने अपने माल को, जैसे किसका कोई भुगतान नहीं किया, पेमेंट उसे नहीं मिला, कोई भी प्रॉब्लम हुई, तो वहां पर अपने माल को उसने क्या किया है? जब्त कर लिया है। तो वहां पर जो संपत्ति खाता यानी कि जो एसेट का अकाउंट होगा, उसमें क्या बैलेंस ट्रांसफर किया जाए, उसका बैलेंस कहाँ ट्रांसफर किया जाएगा, ये क्वेश्चन है। तो वो आपका हायर वेंडर अकाउंट हो जाता है। तो एक आंसर हो जाएगा यहाँ पर हमारा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैच्योरिटी पीरियड ऑफ ट्रेजरी बिल, ट्रेजरी बिल की परिपक्वता अवधि है 91 डेज की, 364 डेज की, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दैट। तो यहाँ पर ट्रेजरी बिल किससे रिलेटेड हो जाते हैं? एक आपकी होती है कैपिटल मार्केट, एक होती है मनी मार्केट। जो मनी मार्केट होती है, यानी कि जिसे हम मुद्रा बाजार कहते हैं हिंदी में, जो मनी मार्केट होती है, उस मार्केट में जितनी भी आपके टूल्स कह लीजिए या फिर उपकरण कह लीजिए जो होते हैं, उन सारे 12 मंथ के अंदर की अवधि के ही रहेंगे। तो ध्यान में रखिएगा, 1 ईयर के से कम के जो होते हैं वो आपके मनी मार्केट से रिलेटेड है, उसके अबव जितने होते हैं वो कैपिटल मार्केट हो जाती है। यहाँ पर जो ट्रेजरी बिल है वो आपका मनी मार्केट से रिलेटेड है, मुद्रा बाजार से रिलेटेड है। तो यहाँ पर इसकी अवधि की अगर हम बात करें तो अवधि जो होती है 91 डेज के भी हो सकते हैं, 364 डेज के भी हो सकते हैं। करेक्ट आंसर हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी होगा, बोथ ए एंड बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आर इशूड बाय, जो भारतीय लेखांकन मानक है उनको कौन जारी करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर क्वेश्चन जो कह रहा है कि जो लेखांकन मानक होते हैं, जैसे कि डिप्रिसिएशन के बारे में पूछा जाए कि डिप्रिसिएशन किस लेखांकन मानक में आ रहा है, तो AS 6 में आता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 में आता है। इसी तरह आपके स्टैंडर्ड बहुत से होते हैं। तो यहाँ पर कह रहा है कि इशू कौन करता है, किसने बनाया है इस मानक को? तो यहाँ पर इंडियन की अगर हम बात करें, इंडिया की, तो किसने बनाया है? तो भारतीय चार्टर्ड लेखांकन संस्थान होते हैं, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटिंग ऑफ इंडिया, इसको शॉर्ट में ICAI भी बोला जाता है। तो ये भी लिखा हो सकता है, पूछ लेगा कि इसकी फुल फॉर्म क्या है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। तो उनके द्वारा इसको इशू किया जाता है। एक आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बेसिक ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज, वित्तीय प्रबंधन का मूल उद्देश्य क्या होता है? तो इस पर फाइनेंशियल मैनेजमेंट पे आपकी वीडियो मैंने अपलोड करी थी, तो आपने देखी होगी, नहीं देखी जरूर से देख लीजिए, वहाँ पे आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा फाइनेंशियल मैनेजमेंट से रिलेटेड। यहाँ पे क्या कह रहा है, उसका बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या होता है? मैक्सिमाइजेशन ऑफ सेल्स, विक्रय को अधिकतम करना, मैक्सिमाइजेशन ऑफ वेल्थ, संपदा के मूल्य को अधिकतम करना, या फिर प्रॉफिट, लाभों को अधिकतम करना, फिर में से कोई नहीं। तो जो आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट होता है उसका जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो हो जाएगा वेल्थ को, जो संपदा होती है उसको अधिकतम करना है, ना कि सेल या फिर प्रॉफिट को। तो वो वहां पर भी मैंने इस क्वेश्चन को इंक्लूड किया था, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट की जब भी बात आएगी तो वहां पर वेल्थ को मैक्सिमाइज किया जाता है, ना कि प्रॉफिट या फिर सेल को मैक्सिमाइज किया जाता है।
तो एक आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा कि जो आपके पास संपदा है, जो आपके पास एसेट्स होती हैं, उनकी वैल्यू को कैसे बढ़ाया जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीरो बेस बजटिंग वाज फर्स्ट यूज्ड इन, शून्य आधार बजट सबसे पहले प्रयोग में लाया गया यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, इंग्लैंड में, जर्मनी में, इंडिया में। तो सबसे पहले जो शून्य आधार बजट था, जीरो बेस बजटिंग थी, वो उसकी शुरुआत हुई थी यूएसए में। किसने किया था, ये क्वेश्चन आता है कि शुरुआत किसने करी थी, तो पीटर ए पाहियार्ड थे, इनका नाम याद रखिएगा, ये भी पूछा जा सकता है कि किसने किया था, तो ये इनका नाम हो जाएगा पीटर ए पाहियार्ड थे, इन्होंने इसकी शुरुआत करी थी। तो एक आंसर होगा ऑप्शन ए। या इस आंसर पूछा जाए कि जन्मदाता कौन है या किसने इन्वेंट किया था, आविष्कार किया था, तो पीटर ए पाहियार्ड थे। तो एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसमें होता क्या है, जीरो, नाम ही इसका जीरो है, मीन्स क्या है कि जब आप बजट बना रहे होते हैं तो वहां पर आप पिछले जो बजट होते हैं उनको ध्यान में नहीं रखते हैं, उनको ध्यान में रखे बिना एक नई शुरुआत करते हैं, वो जीरो बेस बजटिंग कहलाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बेसिक प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग, इनमें से कौन लेखांकन का आधारभूत सिद्धांत नहीं है। प्रिंसिपल ऑफ एक्सपेंसेस, व्ययों का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ फुल डिस्क्लोजर, पूर्व प्रकटीकरण का, प्रिंसिपल ऑफ हिस्टोरिकल कॉस्ट, ऐतिहासिक लागत का, प्रिंसिपल ऑफ कॉस्ट एंड बेनिफिट, लागत एवं लाभ का। यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि बेसिक प्रिंसिपल क्या नहीं है अकाउंटिंग का, तो आधारभूत सिद्धांत की अगर हम बात करें तो वहां पर एक्सपेंसेस का भी आता है, फुल डिस्क्लोजर का भी आता है और हिस्टोरिकल कॉस्ट का भी। कॉस्ट एंड बेनिफिट, लागत एवं लाभ का सिद्धांत जो है वो आपका बेसिक प्रिंसिपल नहीं होता। तो इसका आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। तो इससे रिलेटेड वीडियो में आपको मैं बता चुकी हूँ, जो क्लासेस की वीडियोस मैंने अपलोड करी थी, तो वहां पर इसके बारे में मैंने आप लोग को बताया भी था जो प्रिंसिपल्स होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, द मोस्ट रिग्रेस टेस्ट इज लिक्विडिटी इज, तरलता की सबसे कड़ी जांच होती है। करेंट रेशियो, एब्सोल्यूट इक्विटी रेशियो, क्विक रेशियो, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर कह रहा है क्वेश्चन कि द मोस्ट रिग्रेस टेस्ट ऑफ लिक्विडिटी, कि जो तरलता होती है, लिक्विडिटी होती है, उसकी सबसे कड़ी जांच कौन करता है या किसमें होती है। तो यहाँ पर जो सबसे कड़ी जांच होती है वो एब्सोल्यूट लिक्विड रेशियो होता है, पूर्ण तरलता अनुपात होता है, उसमें सबसे कड़ी जांच होती है। इसका जो आदर्श होता है या कहें आइडियल रेशियो क्या होता है, वो 0.5:1 होता है। ये भी पूछा जा सकता है, इसको ध्यान में रख सकते हैं आप। 0.5:1 इसमें जो होता है बिल्कुल ही सब जो एसेट ली जाती हैं वो लिक्विड ली जाती हैं, और जो लायबिलिटी ली जाती है वो भी आपकी लिक्विड लायबिलिटी ली जाती है, जिसमें से कैश इन हैंड, कैश एट बैंक और मार्केटेबल सिक्योरिटीज को भी शामिल किया जाता है जो एसेट होती है उसमें। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। इसकी जो होती है करंट रेशियो की 2:1 होती है, आइडियल रेशियो अगर कहा जाए, और क्विक रेशियो की क्या होती है 1:1 होती है। सबकी याद रख लीजिएगा, एग्जाम में कोई भी पूछ सकता है, अच्छा क्वेश्चन है, ये भी बन सकता है। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ प्लान इज अ ट्रैप टू कैप्चर द फ्यूचर, दिस स्टेटमेंट इज ऑफ, नियोजन भविष्य को पकड़ने के लिए बनाया गया पिंजरा है, ये कथन किसका है। एलन का है, टेरी का है, हार्ले का है, न्यूमैन का है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अलग अलग एग्जाम से पूछा जाता है ये क्वेश्चन। तो नियोजन भविष्य को यानी कि हमें फ्यूचर में जो कुछ करना है उसको हम आज भी क्या कर रहे हैं, उसकी प्लानिंग आज करके हम पूरा डिसाइड कर रहे हैं। जैसे आपका एग्जाम होने वाला है तो क्या आपको करना है, कब तक कितना टाइम रिविजन के लिए देना है, सारी चीजें आपने पहले से ही तैयार करके रखी हुई है। अपना एक लेसन प्लानिंग टाइम टेबल कह सकते हैं, टाइम टेबल जो है ओटीटी जो है आपने वो अपना तैयार कर रखा होगा, तो वही हो जाता है नियोजन। यहाँ पे क्या कह रहा है कि डिफिनेशन किसकी है, तो ये आपकी एलन की है। तो एक आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी अप्लाइज इन, क्षतिपूर्ति का सिद्धांत लागू होता है लाइफ इंश्योरेंस में, लाइफ एंड फायर इंश्योरेंस में, लाइफ एंड मरीन इंश्योरेंस में, मरीन एंड फायर इंश्योरेंस में। यहाँ पर अगर हम बात करें कि क्षतिपूर्ति का, अच्छा एक बात बताइए, जो क्षतिपूर्ति होती है हम किसकी निकाल सकते हैं, किसकी कर सकते हैं, जिसकी हम वैल्यू सही से निकाल पाएंगे, जिसकी हम वैल्यू सही से निकाल पाएंगे उसी की ही तो हम कंपनसेशन उसको दे पाएंगे, उसी की तो इंडेमनिटी हम कर पाएंगे। तो यहाँ पर अगर हम किसी की लाइफ की बात करते हैं, किसी की जीवन की बात करते हैं, तो जीवन क्या होता है, अनमोल होता है, उसकी आप एग्जैक्ट वैल्यू निकाल ही नहीं सकते कि एग्जैक्ट वैल्यू पैसे में क्या होगी। तो यहाँ पर जो क्षतिपूर्ति है आप उसकी कंपनसेशन नहीं दे सकते, आप सिर्फ उसको अश्योर कर सकते हैं कि जो भी पैसे जैसे लाइफ इंश्योरेंस लोग लेते हैं तो उसकी डेथ के बाद अगर मिल रहा है तो उस पैसे से वो अपने लाइफ को में आगे बढ़ सकते हैं, या पैसे की कमी पूरी हो जाती है लेकिन उस व्यक्ति की नहीं होती। इसलिए क्या होता है, ये सिद्धांत आपका मरीन और फायर इंश्योरेंस में आता है लेकिन लाइफ इंश्योरेंस में नहीं आता। तो एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी।
तो इस तरह से कि कभी कभी चीजों को एक्सप्लेन करके समझा करिए, आपको एग्जैक्ट आंसर नहीं भी पता है तो भी आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर ये इंडेमनिटी वाला जो प्रिंसिपल है वो लाइफ इंश्योरेंस में नहीं आता, बाकी मरीन और फायर इंश्योरेंस दोनों में आता है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट इज कंप्यूटेड बाय, विनियोग का प्रत्याय की गणना की जाती है। प्रॉफिट एंड इन्वेस्टमेंट लाभ विनियोग के द्वारा, कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड इन्वेस्टमेंट पूंजी की लागत एवं विनियोग के द्वारा, प्रॉफिट एंड सेल लाभ एवं बिक्री के द्वारा, नन ऑफ द अबव उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है, विनियोग का प्रत्याय जो है, जो रिटर्न निकाला जाता है इन्वेस्टमेंट पर, जो भी आपने पैसे इन्वेस्ट कहीं किए हैं तो आपको कुछ उस पर रिटर्न चाहिए होगा ना, क्या आपको कुछ मिलना चाहिए उस पर, तो वो कैसे कंप्यूट किया जाता है, तो उसे हम कंप्यूट करते हैं प्रॉफिट एंड इन्वेस्टमेंट के द्वारा। लाभ और विनियोग यानी कि जितना प्रॉफिट हुआ है उसके अकॉर्डिंग और जो कॉस्ट आई है आपकी इन्वेस्टमेंट की, उसमें फॉर्मूले में रख करके, जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे होंगे ROI निकालने का फॉर्मूला प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इंटू 100 हो जाता है, अगर परसेंट में निकालना होता है तो वहाँ पर वो आपका अगर दर निकालने को आ रहा है तो आपको परसेंट कर देना है, तो वहाँ पर आपकी रेट निकल आती है। तो एक आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन डिसऑनर अ प्रॉमिसरी नोट डजंट रिक्वायर, अनादर होने पर एक प्रतिज्ञा पत्र की जरूरत नहीं होती। नोटिंग की, एक्सेप्टिंग की, डिस्काउंटिंग की, नन ऑफ द अबव उसमें से कोई नहीं। तो अगर डिसऑनर हो गया है किसी प्रॉमिसरी प्रतिज्ञा पत्र क्या होता है, तो ये मैंने आप लोग को प्रतिज्ञा पत्र जो होगा उसके बारे में अगर हम बात करें तो प्रतिज्ञा पत्र में एक प्रतिज्ञा ली जाती है, एक प्रॉमिस दिया जाता है कि एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को, जैसे ए सपोज कर लीजिए बी को इतने पैसे देने का वचन देता है, प्रतिज्ञा लेता है। जहाँ पर ऑर्डर नहीं होता वहां पर क्या किया जाता है, प्रॉमिस किया जाता है। तो वहां पर अगर डिसऑनर हो गया है तो वहां पर उसकी एक्सेप्टेंस की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि डिसऑनर हो चुका है तो उसे एक्सेप्ट कहाँ से किया जाएगा। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूज ऑफ LIFO मेथड इज सुटेबल एट, जो LIFO विधि होती है उसका उपयोग कब उपयुक्त होगा, राइजिंग प्राइजेस कीमत वृद्धि की दशा में, या फिर फॉलिंग प्राइजेस घटती कीमत की दशा में, कांस्टेंट प्राइजेस स्थिर कीमत की दशा में, ऑल ऑफ द अबव उपयुक्त सभी। यहाँ पर जो LIFO मेथड होता है वो कब सुटेबल माना जाता है, तो यहाँ पर जो LIFO मेथड है यानी कि इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड, यानी कि जो सबसे लास्ट में आ रहा है उसको, जो यहाँ पर क्या चीज आ रही है, तो मटेरियल की बात की जा रही है, कहा जाए किससे रिलेटेड है, तो मटेरियल कंट्रोल से रिलेटेड होती है मेथड, यानी कि जो सामग्री नियंत्रण है उससे रिलेटेड मेथड है ये। तो वहां पर क्या होता है कि जो सबसे लास्ट में हम सामग्री को, जो मटेरियल को ला रहे हैं उसको सबसे पहले हम सोर्स में इशू करते हैं। तो यहाँ पर कब हम उसका यूज करेंगे, तो जब प्राइस जो है बहुत बढ़ रहे होंगे, राइज कर रहे होंगे प्राइसेस, तो वहां पर हम इस मेथड का यूज करते हैं, जिससे कि ये रहता है कि बाद में जो आपके पास बचा स्टॉक होता है वहां पर उसकी वैल्यू निकालना इजी हो जाता है। और साथ में ये भी होता है कि अभी क्योंकि बढ़ गए हैं रेटें, बढ़े रेट पे आपने खरीदी है, आप उसको फॉरेन इशू कर देंगे तो मार्केट प्राइस और आपके जो प्राइसेस हैं, लागतें आ रही हैं, वो बराबर रहेंगी। अगर पहले के होंगे तो वहां पर आपने कम में किया होगा तो उसमें मिसमैच हो जाता है, इसलिए भी ये मेथड यूजफुल रहता है। एक आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सेल ऑफ गुड्स एक्ट केम इन फोर्स फ्रॉम, वस्तु विक्रय अनुबंध लागू हुआ था 1872, 1930, 1932, 1949। तो यहाँ पर जो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट है तो नाम में ही इसके जुड़ा है, 1930 बोला ही जाता है, वस्तु विक्रय अधिनियम 1930। तो यहाँ पर क्या है, करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लासिफिकेशन ऑफ एसेट इंक्लूड, संपत्तियों के संत्यापन में क्या सम्मिलित होता है, फिर क्या शामिल होता है। क्लासिफिकेशन ऑफ एसेट, संपत्तियों का भौतिक निरीक्षण, क्लासिफिकेशन ऑफ प्रॉपर वैल्यू ऑफ एसेट, संपत्ति के उचित मूल्य का सत्यापन, वेरीफाइंग दैट एसेट आर फ्री फ्रॉम एनी चार्ज, या फिर ये सत्यापित करना कि संपत्ति प्रभार से मुक्त है, ऑल ऑफ दैट। तो दो चीजें रहती हैं, एक होता है वैल्यूएशन, दूसरा होता है वेरिफिकेशन। वैल्यूएशन जो होता है, वैल्यूएशन में इस तरह से लिखा जाता है, जो वैल्यूएशन होता है उसको हम हिंदी में मूल्यांकन कहते हैं। वैल्यूएशन में ये देखा जाता है कि मूल्य कितना है, संपत्ति या एसेट जितने वैल्यू जो दिखा रही है एक्चुअल में उसकी वैल्यू है या नहीं है, डिप्रिसिएशन से इसे चार्ज किया गया है या नहीं किया गया। और जो वेरिफिकेशन होता है, वेरिफिकेशन में मूल्यांकन के साथ साथ ये भी चीजें देखी जाती है कि एक्चुअल में संपत्ति एसेट जो है वो उस कंपनी या उस ऑर्गेनाइजेशन की है भी या नहीं, उनका उसको स्वामित्व है भी या नहीं, या एक्चुअल में फिजिकली वो अपेयर है भी या नहीं, ये सारी चीजें देखी जाती हैं आपकी वेरिफिकेशन। तो यहाँ पर हम देखें तो तीनों ही पॉइंट आ जाते हैं, तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। इसमें एक क्वेश्चन और बनता है
कि क्या वेरिफिकेशन में वैल्यूएशन इंक्लूड है, तो यस, वेरिफिकेशन में वैल्यूएशन इंक्लूड होता है। ऐसा कह सकते हैं कि वैल्यूएशन के बाद वेरिफिकेशन आता है और वेरिफिकेशन में वैल्यूएशन को भी शामिल किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सेक्शन ऑफ एग्रीमेंट इज रिट्रेंस ऑफ ट्रेड इज, व्यापार में रुकावट डालने वाले ठहराव की धारा है 28, 27, 29, 26। यहाँ पर किससे रिलेटेड क्वेश्चन है, आपका जो बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है BRF, अगर आपने पढ़ा होगा ग्रेजुएशन में तो उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है। वहाँ पर कुछ ऐसे बंद होते हैं, ऐसे ठहराव किए जाते हैं जो कि किसी चीज को रोकने के लिए होते हैं और वो स्टार्टिंग से ही क्या होते हैं, अवैध होते हैं, उनको वैध नहीं माना जाता है। तो यहाँ पर इसी तरह का एक होता है कि व्यापार में रुकावट डालने, ऐसे एक क्वेश्चन आता है विवाह में रुकावट डालने से रिलेटेड भी होता है। तो यहाँ पर कौन सा ठहराव है, वो आपकी सेक्शन 27 हो जाएगा। तो एक आंसर होगा ऑप्शन बी। इसकी अगर आपको और डिटेल में समझना है तो यहाँ पर BRF के MCQs मैंने अपलोड किए हुए हैं चैनल पर, उनको भी आप देख सकते हैं और इसकी क्लासेस की वीडियो भी, सारी लेक्चर्स की वीडियो भी अवेलेबल है। अगर आपके पास ज्यादा टाइम है तो आप उसको भी देख सकते हैं, नहीं तो आप इसके जो MCQs है उनको कर लीजिए, तो ये पोर्शन आपका पूरा अच्छे से कवर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, शॉर्टकट की फॉर परचेज वाउचर इन टैली इज, टैली में परचेज वाउचर के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? क्योंकि आपकी कंप्यूटराइज अकाउंटिंग भी है तो उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन आ सकते हैं, पूछे जाते हैं, आजकल तो बहुत ही पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो परचेज वाउचर है टैली में, उसमें शॉर्टकट की क्या होती है, F7, F8, F9, F10। तो उसको ओपन करने के लिए जो शॉर्टकट की है वो आपकी F9 होती है। तो एक आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, होल्डिंग कंपनी मीन्स, सुधारी कंपनी का आशय है विच होल्ड्स एटलीस्ट 50% शेयर्स ऑफ अदर कंपनी, जो अन्य कंपनी के कम से कम 50% अंशों की धारक है। विच होल्ड एटलीस्ट 51% शेयर्स ऑफ अदर कंपनी, जो अन्य कंपनी के कम से कम 51% अंशों की धारक है। तो यहाँ पर जो होल्डिंग कंपनी होती है वो कम से कम 51% शेयर्स उसके पास होते हैं, तब वो होल्डिंग कंपनी कहलाएगी, क्योंकि 50% से ज्यादा होंगे तभी तो वो होल्ड करेगी। यहाँ पर एक आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल कॉस्ट एंड स्टैंडर्ड कॉस्ट इज नोन एज, वास्तविक लागत और मानक लागत के बीच के अंतर को किस रूप में जाना जाता है? प्रॉफिट, डिफरेंशियल कॉस्ट, विभेदात्मक लागत, वेरिएंस, विचरण, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, सुरक्षा का मानदंड। जो हमारी स्टैंडर्ड कॉस्ट होती है उसमें हम ये देखते हैं कि किसी चीज को बनाने में कितनी कॉस्ट हमारी आएगी, तो एक तरह से हमारा समझिए पूर्वानुमान होता है। और एक्चुअल कॉस्ट यानी कि जब हमने उस चीज को बना लिया तो हमारी बनाने में कितनी कॉस्ट है, अब उन दोनों के बीच में डिफरेंस आया, हो सकता है आएगा या कभी नहीं भी आता है, या हो सकता है आपने जितना स्टैंडर्ड सोचा तो उससे कम में आप बना ले जाए तो आपके लिए प्रॉफिट ही रहेगा। अगर आपकी ज्यादा आई है तो दोनों ही तरह से, दोनों ही कंडीशंस में उसके बीच में डिफरेंस आ रहा है, उसको हम वेरिएंस बोलते हैं, विचरण बोलते हैं। एक आंसर होगा ऑप्शन सी। अब वो आपका अनुकूल भी हो सकता है, फेवरेबल भी हो सकता है, अनफेवरेबल भी हो सकता है। तो दोनों ही कंडीशन मैंने बता ही दी आपको कि जब कम होगी एक्चुअल कॉस्ट तो वहां पर क्या होगा, फेवरेबल हो जाएगा, जब ज्यादा हो जाएगी एक्चुअल कॉस्ट तो अनफेवरेबल हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया वाज एस्टैब्लिश्ड ऑन, यहाँ पर कह रहा है कि जो ICAI जो भी हमने पढ़ाई था उसकी एस्टैब्लिशमेंट किस ईयर में हुई थी, तो किस ईयर में हुई थी? 1 जुलाई 1949, 1 अप्रैल 1948, 1 जनवरी 1950, 1 अप्रैल 1932। तो इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1 जुलाई 1949 को हुई थी। एक आंसर हमारा जो होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। थोड़ा सा और इसके बारे में देख लेते हैं कि 1 जुलाई 1949 को हुई थी। ये एक संवैधानिक निकाय है, भारत सरकार के वाणिज्यिक मंत्रालय के अधीन आती है, उसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। तो 3 क्वेश्चन बन गए, कब हुई थी? 1 जुलाई 1949 को। ये किसकी मंत्रालय है, किसके अंडर में आता है? तो वाणिज्यिक मंत्रालय जो है, कॉमर्स मिनिस्ट्री जो है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स बोलते हैं, उसके अंडर में आता है। और इसका हेड ऑफिस पूछा जाए तो नई दिल्ली में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, द बिगिनिंग इन्वेंट्री ऑफ द करेंट ईयर इज ओवर स्टेटेड बाई 5,000 एंड क्लोजिंग इन्वेंट्री इज ओवर स्टार्टेड बाई ₹12,000। These errors will affect net income for the current year by, वर्तमान वर्ष का आरंभिक रहतिया कितना 5,000 से अधिक दर्शाया गया है और अंतिम रहतिया है वो 12,000 से अधिक दर्शाया गया है। तो ये त्रुटियां वर्तमान वर्ष की शुद्ध आय पर किस तरह प्रभाव डालेंगी, ये आपको क्वेश्चन कह रहा है कि कम दिखाएंगे या ज्यादा दिखाएंगे। तो यहाँ पर हम बात करें तो ओपनिंग स्टॉक 5,000 से ज्यादा दिखाने का मीन्स क्या है कि आपका जो नेट प्रॉफिट है वो 5,000 से क्या है, कम हो गया है, 5,000 से कम आया है, जो कि आपके अकाउंट्स में दिखाया गया।
और क्लोजिंग स्टॉक 12,000 से अधिक होने का मीन्स ये हो जाता है कि वहां पर आपके 12,000 यहाँ पर इंक्रीज हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। तो अगर डिफरेंस हम निकालेंगे दोनों का तो 12,000 ये हो जाएंगे और 5,000 आपके यहाँ पर ये आ रहे हैं। डिफरेंस आ जाएगा आपका 7,000 का। तो 7,000 से क्या हो जाएगा, ओवर आपका दिखाएगा, प्रॉफिट ज्यादा दिखाएगा। तो एक आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, when two or more than two companies doing similar business combine together and form a new company to take over their business, then this combination is called। जब दो से अधिक कंपनियां जो एक जैसा व्यापार कर रही हों एक साथ मिलती हैं और एक नई कंपनी बनाकर कार्य करती हैं तो इस मिलन को कहा जाता है अमलगमेशन, एकीकरण, अब्जॉर्प्शन, सबविलियन, रिकंस्ट्रक्शन, पुनर्निर्माण या फिर रिकंस्टिट्यूशन, पुनर्गठन। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, दो से ज्यादा कंपनियां हैं जो कि सेम बिजनेस कर रही है, एक जैसा बिजनेस कर रही हैं और मिल करके एक न्यू कंपनी बना रही है, एक नई कंपनी बन रही है, एक न्यू कंपनी यहाँ पर क्रिएट हो रही है। तो वहां पर इस तरह से मिलने को कहते हैं अमलगमेशन कहा जाता है, एकीकरण कहा जाता है। तो यहाँ पर एक आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। जो पुनर्निर्माण होता है, पुनर्निर्माण में रहता है कि एक कंपनी होती है जो दूसरी कंपनी को कभी कभी दूसरी कंपनी को खरीद लेती है, मिल जाती है। पुनर्गठन में क्या होता है, तो कंपनी सेम वही बनी रहती है। संविलियन में क्या होता है, एक कंपनी दूसरी कंपनी में जाके मिल जाती है, यहाँ पर परचेज कर सकती है, यहाँ पर वो अब्जॉर्प्शन हो जाता है। एकीकरण जो है जहाँ पर दो या दो से अधिक कंपनी मिल करके एक नई कंपनी को बनाती है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग इज ऑल्सो नोन एज। उत्तरदायित्व लेखांकन को किस अन्य नाम से संबोधित किया जाता है। प्रॉफिटेबिलिटी अकाउंटिंग, लाभदायिकता लेखांकन, एक्टिविटी अकाउंटिंग, क्रियाशीलता लेखांकन, बोथ ए एंड बी या फिर नन ऑफ देम। क्वेश्चन क्या कह रहा है, उत्तरदायित्व लेखांकन है उसे और किस नाम से संबोधित किया जाएगा। तो यहाँ पर उत्तरदायित्व लेखांकन को हम लाभदायिकता लेखांकन या फिर क्रियाशीलता लेखांकन दोनों ही नामों से जानते हैं। तो एक आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज रॉन्ग। इनमें से कौन सा युग्म यहाँ पर गलत है, आपको ये बताना है। गुडविल इंटेंगिबल एसेट, ख्याति अमूर्त संपत्ति है, करेक्ट है। ख्याति जो होती है वो इंटेंगिबल एसेट होती है। ऑयल वेस्टिंग एसेट है, तेल का कुआं जो है क्षयशील संपत्ति है, जैसे आप उसको निकालते जाते हैं उसकी क्वांटिटी कम होती जाती है। इसमें अगर हम देखेंगे कि साथ से देखा जाता है उसकी कमी को तो वेस्टिंग एसेट उसे माना जाता है। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस फिक्टिशियस एसेट होती है। प्रारंभिक व्यय है जो प्रथम संपत्ति है, करेक्ट है। जो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस होते हैं बैलेंस शीट में आपके एसेट साइड में सबसे लास्ट में जो मिसलेनियस एक्सपेंडिचर्स होते हैं वहां पर दिखाए जाते हैं, प्रथम संपत्ति होता है। स्टॉक एंड ट्रेड लिक्विड एसेट है, गलत हो जाएगा। जब आप निकालते हैं जो लिक्विड रेशियो निकालते हैं वहां पर आप तो उसमें हम स्टॉक एंड ट्रेड को लेस कर देते हैं, क्योंकि स्टॉक एंड ट्रेड जो होता है वो आपकी लिक्विड एसेट नहीं है, ये करेंट एसेट होती है लेकिन लिक्विड नहीं होती। तो एक आंसर हमारे यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन फाइनेंशियल लिवरेज इज 1.32 देन by what percentage will taxable income increase if EBIT increase by 6%। यदि वित्तीय उत्तोलन जो है वो 1.32 है, EBIT में 6% की वृद्धि होने पर कर योग्य आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, आपको क्वेश्चन है। जब भी इस तरह का क्वेश्चन है आपको ज्यादा कुछ नहीं करना, डायरेक्ट आपको मल्टीप्लाई कर देना है। यहाँ पर 1.32 है इंटू 6 कर दीजिए, क्योंकि परसेंट में ही है तो अपॉन 100 करने की नीड नहीं है, यहाँ पर डायरेक्ट आप जो है परसेंटेज लगा सकते हैं। मल्टीप्लाई कर देंगे तो मल्टीप्लाई करने पे कितना आ जाएगा, हमारा आ जाएगा 7.92%। तो एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इस तरह के क्वेश्चन में सीधे से आपको मल्टीप्लाई कर देना है, कितने परसेंट से आपको इंक्रीज रहेगा उतने परसेंट से डायरेक्ट जो भी लिवरेज दे रखा होगा उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए क्वेश्चंस के साथ। आई होप आपको वीडियो अच्छी लग रही होंगी और आपके एग्जाम के लिए काफी हेल्पफुल रहने वाली हैं, तो अच्छे से इनका रिविजन जरूर से कर लीजिएगा। आपको एग्जाम में ऐसे काफी क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।